क्या हाल है साथियों। मैं विकास सोमर आपके अपने ट्रस्टी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं करंट अफेयर 16 जनवरी का। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जामिनेशन है यूपीएससी का ईपीएफओ, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी और अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स, वनडे एग्जामिनेशन, मेंस तीनों के लिए ही। ठीक। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए जनरल रिमाइंडर है कि ईपीएफओ और यूपीएससी का हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। आप लोग का कंप्लीट पेड ग्रुप है। इसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, डेडिकेटेड डिस्कशन ग्रुप, कंटिन्यूस हेल्ड ऑन एक्सरसाइज, कुछ भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में। पर्सनल गाइडेंस रहता है। ये सारी चीज़ें हैं जो और कहीं भी नहीं हो रही हैं। आप लोगों को अगर एडमिशन लेना तो 8564880530 और 9696066089 पे इन्हीं पे ही कॉल करिएगा और किसी और नंबर पर ना कॉल करिएगा। फ्रॉडियर से बचिएगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं कि नोटबुक आपको रखनी है। इसमें मैं जो भी वैल्यू एडिशन बताता हूँ उसको लिखिए और साथ ही साथ क्वेश्चंस का जरूर आंसर दीजिए उसी में ही। मैप बुक रखनी है आप लोगों को, इंडिया की ऑक्सफोर्ड और वर्ल्ड के लिए ओरिएंट ब्लैक स्वन, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस आप लोग को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, रटा होना चाहिए, ताकि आप लोग वहीं पढ़े जो रेलिवेंट हो। ठीक। आज की सुर्खियाँ देख लेते हैं। देखिए, क्यूबा को आतंकवाद प्रायोजक राज्य बताया गया है। ठीक। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए क्या है इससे रिलेटेड देखेंगे। और पीला ग्रब एक मतलब ये पहला कीट भोजन बन गया है आपका यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट इंसेक्ट फूड। मिलेट से रिलेटेड क्या न्यूज़ में है। आरबीआई ने एक अपना डिजिटल लेंडिंग के लिए जो है वर्किंग ग्रुप बनाया है। ठीक। इसके बाद आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्या संबंधित न्यूज़ आई है और एलसीए तेजस के बारे में जानेंगे। देखिए, यहाँ पे आपके लिए जो है मैं क्या करता हूँ कि वाई फैक्टर, क्यों कोई चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है। ठीक। उसके बाद एनालिसिस उसकी होनी चाहिए और एनालिटिकल माइंड आपका ज़रूर बिल्टअप होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इंटरलिंकिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरलिंकिंग नहीं किया तो समझो आधी अधूरी प्रिपरेशन करिए आपने। इसको मैं वीडियो में पूरे आपके तैयारी कराता हूँ इंटरलिंकिंग की। आप उसको जो है फॉलो करते रहिए और जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छा बनाइए। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम लोग क्या हमारा मोडस ऑपरेंडी रहेगा कि पहले तो कंटेक्स्ट की न्यूज़ क्यों आई है, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट और फिर फैक्ट जो उससे रिलेटेड होंगे, उसके बाद वैल्यू एडिशन। ठीक। ये चार चीज़ें जो है मेनली यहाँ पे होगी। वैल्यू एडिशन आप लोग उस नोटबुक पे रख लीजिएगा जिसको आप आखिरी में यूज़ कर सकते हो ब्रह्मास्त्र के तरीके से अपना रिवीजन करने के लिए। 5-6 बार उसको कर लेना, सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। और करंट अफेयर जैसे बढ़िया मैं आपको बता दूं, कोई भी रिवीजन करने का सोर्स नहीं होता करंट अफेयर को। जो आप जोड़िए बैकग्राउंड से, बेसिक से, जनरल स्टडीज से। ठीक। और फिर उन टॉपिक्स को रिवाइज करिए, यही तो चीज़ है। ठीक। और इसी पे ही जो यूपीएससी जो है मेन फोकस कर रहा है, बाकी आयोग भी कर रहे हैं। ठीक है। तो देखिए, पहला जो यहाँ पे हमारा टॉपिक है वो कंटेक्स्ट क्या न्यूज़ में है, क्यों न्यूज़ में है, कंटेक्स्ट क्या है, संदर्भ क्या है कि क्यूबा को स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म बताया है, मतलब आतंकवाद प्रायोजित करता है राज्य। ठीक। किसने बोला? यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने बोला है और इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया है। साथ ही साथ जो है टेररिज्म को मतलब बढ़ाने के लिए इसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया क्यूबा को। इसी लिस्ट में और कौन कौन है? ईरान है, ठीक, आपका नॉर्थ कोरिया है और सीरिया है। ठीक। तो ये तो चीज़ हुई कि भैया क्यों न्यूज़ में है। अब स्टेट, ये आपका स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म का क्या मतलब होता है कि ये गवर्नमेंट की, सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी के तरीके से नीति बना के रखता है टेररिज्म को अपने उद्देश्यों को इंटरनली या फिर एक्सटर्नली पूरा करने के लिए। जैसे कि पाकिस्तान, या अब ये यूएस ने बोला है तो उसके चार की हम बात कर रहे हैं। बाकी पाकिस्तान है, उसके पास क्या है कि उसको पता है कि भारत से डायरेक्टली नहीं लड़ सकता। ठीक। उसको जो है मालूम है कि कई बार 3-4 बार मुंह की खानी पड़ चुकी है उसे। तो क्या करेगा वो? उसकी एक थ्योरी है कि ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स। समझना, ब्लीड इंडिया बाई 1000 कट्स मतलब धीरे धीरे उसको जो है कीड़े मकोड़े की तरह काटते रहो, पैरासाइट की तरह जो कुछ करो। और उसके लिए क्या है, वो प्रायोजित करता है टेररिज्म को कि भैया धीरे धीरे जाओ वहाँ पे अनस्टेबल रखो। जब कोई देश अनस्टेबल रहेगा, वहाँ पीस नहीं होगा, तो वो डेवलपमेंट कर ही नहीं पाएगा। देखा ना, ये मतलब इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है? जब चाइना से 1962 में हमारा वॉर हुआ, ठीक, फिर उसके बाद 1965 में पाकिस्तान से वॉर हुआ, पाकिस्तान को हमने गिराया। ठीक। और लेकिन जो उस साल का, उन सालों का जो है 5 ईयर प्लान था, वो आज तक का सबसे लोवेस्ट ग्रोथ वाला 5 ईयर प्लान था। क्यों? हमारे यहाँ वॉर हो रही थी, सारी चीज़ हो रही थी। तो पीसफुल इन्वायरमेंट नहीं तो डेवलपमेंट नहीं। और यहीं इसी तरीके से जो है कई सारे स्टेट जो है स्पॉन्सर करते हैं टेररिज्म को। यहाँ पे यूएस ने बोला है क्यूबा के लिए। अब देखो, माइक पॉम्पियो जो है ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं
आप लोग से मेरा क्वेश्चन पहला आज का ये है कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया के लास्ट कौन थे ब्रिटिशर्स जब इंडिया आज़ाद हुआ तब। ठीक, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कुछ रिलेटेड मुझे लगता है काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा नहीं है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से कि मान लीजिए जब जो है वॉइस रॉय आया, ठीक, तब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पूछ सकता है, जैसे कि मॉडले मिंटो आपने पढ़ रखा है, ठीक, तो मॉडले कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। जैसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म है, तो मॉन्टेग्यू कौन था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था। लेकिन इसकी बात कम होती है, तो इससे रिलेटेड आप लोग को नोट बनाना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, तो उसके बाद क्यूबा मतलब वही है कि वेनेजुएल आपका जो है यूएस के जो भगौड़े हैं उनको अपने पास शरण देता है। सत्यार निकोलस मदुरो जो वेनेजुएला का लीडर थे उनको अपने पास रख रहा है और पूरे अपनी कंट्री के लोगों को ऑप्रेस कर रहा है। तो ये वाली बात है, इसको बराक ओबामा ने पहले हटा दिया था, अब जो है फिर से ट्रम्प जो है हर जगह इंस्टेबिलिटी फैला रहा था, देख रहे हैं आप, इसीलिए इसको फिर से ट्रम्प को अभी फिर से जो है वो कर दिया गया है इम्पीच। दूसरी बार इम्पीच होने वाले एक ही टर्म में, पहले ये राष्ट्रपति बन गए यूएसए के। हालांकि अब जो है ये 20 तारीख को अगली इनकी सुनवाई होगी, तो 20 तारीख को उनको वैसे ही जाना है, तो कोई वैसे तो कोई इनको दिक्कत नहीं है कि इनको अभी निकाला जाए प्रेसिडेंट हाउस से 20 तारीख से पहले। लेकिन आगे ये कोई भी गवर्नमेंट पोस्ट या उस पर ना लड़ पाए तो हो सकता है इनके ऊपर कार्रवाई तो करी जाएगी। अगर अब इस सेनेट के पास चला गया है, सेनेट अगर पास कर देती है 2/3 की मेजोरिटी से, तो इनको जो है इम्पीच कर दिया जाएगा। लेकिन अब मीटिंग ही अगली 19 को, मतलब 20 को ही है एक तरीके से, तो 20 को तो उनको वैसे ही घर छोड़ना है बोला। लेकिन आगे ना कर पाए इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाएगी। देखिए इस ज्वाली लिस्ट में सीरिया, ईरान, ठीक, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा है। ये किसको बोलते हैं, जो लोग मतलब कुछ इस तरीके का, किसको इसको यूएस डेजिग्नेट करती है कि टेररिज्म फैला रही, स्टेट स्पॉन्सर्ड है। एक्सपोर्ट मतलब डुअल यूज आइटम का हो रहा है और ये कंट्रीज और पर्सन को जो है सर्टेन ट्रेड के लिए जो है भेजा जा रहा है, उस पर सैंक्शन लगा दिया जाएगा, रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा, फॉरेन असिस्टेंस नहीं दिया जाएगा यूएसए द्वारा उस कंट्री को, क्यूबा को। अब मतलब क्यों ही लेगा, अगर किसी कंट्री को आप बोल रहे हो कि स्टेट टेररिज्म फैला रहा है तो वो आपसे असिस्टेंस क्यों लेगा, पहली बात तो। खैर, अब बैन कर देगा डिफेंस एक्सपोर्ट और सेल्स पे, ये सारी चीज़ें मतलब यूएसए करेगा अगर आप को ये वाली डेजिग्नेशन देता है तो, ब्लैकलिस्ट करता है तो। यूएस और क्यूबा के रिलेशन शुरुआत से देखो, क्यूबा जो है आपका कम्युनिस्ट है, सीधी सी बात, और यूएसए जो है कैपिटलिस्ट है। और कम्युनिज्म ये कोल्ड वॉर के टाइम से आपने देखा हुआ यूएसएसआर का वो था, ठीक, यूएसएसआर जो आज टूट के रशिया सिर्फ बचा है मेन उसमें कंट्री। तो क्यूबा समझ लो कि अमेरिका जो है ना आपका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिला के टोटल अमेरिकाज जिसको बोलते हैं, तो उसमें यूएसए ने और किसी को तो नहीं घुसने दिया कम्युनिज्म वाले को, लेकिन क्यूबा उसके जस्ट नाक के नीचे बैठ के कम्युनिज्म को उसने फॉलो भी किया। वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है, सब कुछ फ्री है, मतलब बहुत अच्छा इसने काम करके दिखाया है क्यूबा ने। शुगर बहुत अच्छी, और इसीलिए जो चिढ़ता रहा कोल्ड वॉर के टाइम से ही। इससे क्यूबा और यूएसए से रिलेटेड दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक मिसाइल क्राइसिस, ठीक, यूएसएसआर ने कहा अपना जो है इंस्टॉल करने लग गया था मिसाइल, कहाँ पे, यूएसएसआर, यहाँ पे क्यूबा में यूएसएसआर। तो यूएसए ने फिर जाके जो है उसको बोला यूएसएसआर को कि भैया क्या कर रहे हो, इसको हटा लो तुरंत यहाँ से, हम अमेरिका के पास में नहीं चाहते हैं। यूएसए की यही आदत है, वो अपने यहाँ तो कोई कुछ नहीं चाहता, लेकिन दूसरे के यहाँ घुस घुस के इसको, एक पार्टी को भी वो देगा बंदूक कारतूस, तो दूसरे पार्टी को भी बंदूक कारतूस देगा, दोनों लोग मरेंगे मिटेंगे, और खुद की इनकी फैक्ट्रियाँ, आर्मी जो है अपने वेपन्स की चलती रहेंगी। यही हमेशा किया है इसने अपने यहाँ, पूरे अमेरिकाज में इसने कोई इस तरीके नहीं होने दिया। लेकिन क्यूबा फिर भी लड़ता रहा। एक तो मिसाइल क्राइसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो है बे ऑफ पिग्स, ठीक, इसमें क्या था कि यूएसए ने सीआईए के थ्रू, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके थ्रू फिडेल कास्ट्रो को हटाने की कोशिश की थी, लेकिन हटा नहीं पाए। तो फिडेल कास्ट्रो जो है कई साल रहे, फिर उसके बाद राउल कास्ट्रो रहे, और फिडेल कास्ट्रो अब तो नहीं है खैर। तो 1959 में आ गया, तो 61 में जॉन एफ कैनेडी के सरकार के अंतर्गत उन्होंने चाहा था कि बे ऑफ पिग्स में जाके इन्हीं के लोग, कई सारे जो फ्यूजिटिव्स थे क्यूबा के, ठीक, एग्जाइल में थे, उन्हीं को तैयार करके फिर इनको कहा था कि भैया इनको मारो जाके, फिदल कास्ट्रो वालों को हटाओ, लेकिन हो नहीं पाया। तो ये वाली कहानी थी छोटी सी। अब ये क्या था कि हवाना जो इनकी ये है फीलिंग इल, आप लोग को मैंने पढ़ाया भी है, ये हवाना सिंड्रोम नाम से। इसमें क्या है कि वो कई सारे जो वहाँ पे पोस्टेड थे यूएसए के डिप्लोमेट्स हवाना में, उनको कई सारी प्रॉब्लम, फिजिकल सेंसेशन और वो सब देखने को मिला। तो कई मतलब उनको साउंड सुनाई दे रही है, सब सुनाई दे रही है, तो ऐसा कहा जा रहा था कि माइक्रोवेव
वेपन का यूज़ किया जा रहा था उनके ऊपर, और ये सारी चीज़ है। तो ये मैंने कवर किया है, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको जरूर उसको पता होगा। ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने सब कुछ पर उलट पलट दिया है। क्यूबा के और यूएसए के रिलेशनशिप जो है वो कोल्ड वॉर के टाइम से ही खराब है। 1969 में फिडेल कास्त्रो सीज पावर में आ गए थे, और उसको ओवरथ्रो करने के लिए किसको, फिडेल कास्त्रो किसको ओवरथ्रो करके आए थे? फुलजेंसियो बतीस्ता को, ठीक। और ये यूएस सोवियत यूनियन के काफ़ी करीब थे। आपके क्यूबा पहले भी थे, अभी भी हैं। कम्युनिस्ट पार्टी वो है आपकी वहाँ पे, पॉलिटिकल जो वो है आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। एम्बार्गो उन्होंने कैनेडी गवर्नमेंट ने लगाया था, क्यूबन शुगर को भी ख़त्म कर दिया था, कोई एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था क्यूबन को, कई सारे लगाए, लेकिन क्यूबा जो है नहीं माना, क्यूबा जो है आगे बढ़ता ही रहा। अब देखिए यहाँ पे मैप है, और मैप से रिलेटेड जो है क्वेश्चन आप लोग को करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैप ये हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि कौन सी कैपिटल में है। फिर आपको ये देखना है कि कौन से अक्षांश या फिर कौन से जो है देशांत विश्वस रेखा किससे जा रहा है, कौन सी कर्क रेखा, मकर रेखा, यानी कि ट्रॉपी ऑफ कैंसर, ट्रॉपी ऑफ कैप्रिकॉन, इक्वेटर या फिर लेटीट्यूड या लॉजिट्यूड, क्या कहाँ से क्या हो रहा है। तो देखिए 20 है यहाँ पे, नॉर्थ होगा ये, ठीक। 20 नॉर्थ है, तो मतलब नीचे की तरफ इक्वेटर हो गया आपका, साउथ की तरफ। और इधर यहाँ पे जो है आपका क्या हुआ, 23.5 जो है आपका कहाँ से जाएगी, ट्रॉपी ऑफ कैंसर वाली लाइन, ठीक। कर्क रेखा इसे बोलते हैं, वो यहाँ कहीं से जारी होगी, ठीक। तो यहाँ पे कैपिटल देख लिया आपने, देखो गल्फ ऑफ मैक्सिको है, कैरेबियन सी है, युकाटन चैनल है, ये आपका स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है, समझ रहे हो। नसाउ एक करके ये है, न्यू ये कंट्री का नाम कहीं इसमें करंट अफेयर में था। अब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या है कि केमन आइलैंड। अब ये केमन आइलैंड जो है आपकी यूनाइटेड किंगडम की ओवरसीज टेरिटरी है, समझना मेरी बात। और आप लोगों ने अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया होगा, और इंटरलिंकिंग वाली चीज़ आप लोग अगर इनकॉर्पोरेट अपने अंदर कर रहे हो, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था वोडाफोन हच हच वाली जो डील जो अभी चल भी रहा है, कि क्या है कि आपका जो है रिग्रेसिव टैक्सेशन की वजह से जो है वोडाफोन ने आर्बिट्रेशन फाइल कर रखा है ना। और इसने क्या किया था वोडाफोन यूके ने, कि हच हच का भी यहाँ केमन आइलैंड में खोल दिया ऑफिस, और वोडाफोन का तो है ही है। और इसने यहीं इंडिया में हच काम कर रही थी, पूरा अच्छे से काम चल रही थी। जो वो आता था ना डॉगी छोटा वाला, वो पग जो चपटी नाक वाला जो होता है, ठीक डॉगी, तो वो जो है उसको हज को उन्होंने एक्वायर कर लिया यहाँ पे, ठीक। और इंडिया में कोई टैक्सेशन कुछ नहीं दिया, और बिजनेस इनका कहाँ पे, पैसा कहाँ से कमा रहे थे, इंडिया से। तो ये वही वाला केमन आइलैंड है, याद आया अब। तो ऐसे इंटरलिंकिंग करके पढ़ा करो। अभी आप लोग को थोड़े दिन पहले जो मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी, इसका जो है कई बार बता चुका हूँ, इसका जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है, किंगस्टन में है, जमाइका में, ये बताया था। तो देखो यहाँ पे आज ये क्यूबा जब कर रहे हो, तो ये मैप देखा तो आपको ये चीज़ याद आनी चाहिए, ठीक। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी जो होती है आपकी अनक्लॉज, ठीक, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सीज है, अनक्लॉज के अंतर्गत जो बनाया गया है। और ये जो है इंडिया में, इंडियन ओशन में इसने जो कोई भी जो सी बेड या फिर जो ओशन फ्लोर होता है उस पर कोई मिनरल हैं, उनसे रिलेटेड जो ये करता है। और इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी के पास कम से कम पूरी दुनिया का अगर देखा जाए तो 54% से मतलब 54% के आसपास जो है ओशियन का जो एरिया है वो उसका कवर करता है ये, ठीक। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है, क्या करना होता है आप लोग को, देखो समझो। मैं इसमें विश्वास करता हूँ कि किसी को ये मत दो कि भैया, जैसे जापानीज फिलॉसफी है ना, कि किसी को ये नहीं, कोई भूखा है तो उसको जो है खाना दे दो, उसको ये करो कि उसको जो है मछली पकड़ना सिखा दो। ये जापानीज फिलॉसफी है, ताकि वो खुद भी कर सके अपना, ठीक। सस्टेनेबल जो है हेल्प यही होती है। तो इसमें क्या है कि सस्टेनेबल अगर आपको गाइडेंस करना है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ISBA इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी है, तो इसकी वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे देखो आप लोग अबाउट अस, इसका वही से यूपीएससी और बाकी आयोग भी क्वेश्चन बनाएंगे। अबाउट अस पकड़ो, उसको पढ़ो, ठीक। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखो, स्कीम देखो, इंस्टीट्यूशन को ये, तो उसका वेबसाइट ऑफिशियल वाली सर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ऑफिशियल ही करना प्लीज़, क्योंकि वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाएगा तो आपका आसानी से हो जाएगा। देखिए जीएस पेपर 3 से रिलेटेड UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, ठीक। अब ये क्यों न्यूज़ में है समझ लेते हैं। तो देखिए पिछले वाले में आपने एक चीज़ ध्यान दी, कंटेक्स्ट आप लोग को बताया मैंने, आपको कॉन्सेप्ट समझाए, आपको फैक्ट्स बताया, वैल्यू एडिशन बताया, और जो क्वेश्चन पूछे उसके आंसर आप लोग यहाँ पे कमेंट तो करेंगे ही करेंगे पक्का, ये प्रॉमिस करिए प्लीज़, ठीक। अच्छा यहाँ पे क्या है कि PDP के एक लीडर हैं, जहाँ महबूबा मुफ्ती का नाम सुना है ना, उसी के लीडर हैं आपके वहीद पारा।
ठीक, ये वो वाला पारा नहीं है, मरकरी वाला कुछ और पारा है। तो वो बुक्ड कर दिए गए हैं आपके अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के अंतर्गत। ये एक्ट जो है आपका मेनली टेररिज्म को रोकने के लिए भारत में बनाया गया है, 1967 में बनाया गया था। इसका अभी जो है 2019 में कुछ जो है इसको वो भी किया गया अमेंडमेंट, वो सब यहाँ पे जानेंगे। ठीक, देखिए यहाँ पे इस एक्ट को बनाया गया और यही है कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ और इन सबको रोकने के लिए आपकी इसमें सेंट्रल पावर, गवर्नमेंट की बड़ी ज़्यादा पावर होती है। और अपना गजट में निकाल के किसी भी एक्टिविटी को, उसको अगर लगता है कि अनलॉफुल है, गैर कानूनी है, तो उसको तुरंत ही रोक सकती है। डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकता है। और ये दोनों पे ही होता है, इंडियन नेशनल हो, फॉरेन नेशनल हो, कोई भी हो, इंडिया के बाहर भी अगर कुछ आप इस तरीके कर रहे हो, मतलब पाकिस्तान पाकिस्तान की जगह भी हो रहा है, तो हम इंडिया वाले इस लॉ के अंतर्गत आपको जो है अभियुक्त बना सकते हैं और कोशिश करेंगे कि आप हमारे यहाँ आएँ और हम आपको फांसी पे लटकाएं। जैसे कि मसूद अजहर, ये जो है ना, जितने भी उधर पाकिस्तान में बैठ के जो है ज़्यादा भौंकते रहते हैं, ये ठीक नहीं है। ठीक है, और जो मतलब मसूद अजहर हो गए और भी हैं कुछ, जिनकी रोटियां ही सिर्फ इसी चलती है कि नफरत फैलाते रहो और जो है लड़ाई करवाते रहो, टेररिज्म कराते रहो। ठीक, जो भी है वो तो है। खैर, इस पे ये है कि इफ़ क्राइम इज कमिटेड फॉरेन लैंड पे होगा तब भी देखा जाएगा। और इसमें जब आपको बुक किया जाएगा, किसी को भी, मतलब आपको नहीं, सॉरी, तो चार्जशीट जो होती है वो 180 दिन के अंदर होनी चाहिए। मतलब आज आपको, मतलब किसी को भी पकड़ा गया, मसूद अजहर टाइप लोगों को, तो चार्जशीट करने के लिए 180 दिन का टाइम है। उससे पहले उसको हिरासत में रख के क्या होगा, ये आप समझ ही सकते हो। ठीक, उसके बाद इट कैन बी एक्सटेंडेड, और इसको आगे बढ़ाया सकता है कोर्ट को बताने के बाद। अमेंडमेंट किया गया 2019 में, इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी यूपीपीसीएस के मेंस में भी आया था शायद क्वेश्चन। और इसमें ये कह दिया गया कि किसी भी टेररिस्ट को, मतलब किसी भी इंडिविजुअल को टेररिस्ट घोषित किया जाता है अगर वो किसी भी तरीके से टेररिज्म से इन्वॉल्व है तो। ठीक, किसी भी तरीके से, अगर आपको बताऊं, देखो कि अगर वो संवर्धन कर रहा हो, संरक्षण कर रहा हो, आतंकवाद में शामिल हो, किसी भी तरीके बढ़ावा दे रहा हो, कुछ भी हो। ठीक, इसमें यह भी है कि एनआईए, जो डायरेक्टर जनरल एनआईए हैं, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के, वो अप्रूवल दे सकते हैं कि मान लीजिए किसी के ऊपर केस चलाया है उन्होंने, ठीक, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उसी टाइम पे जब तक वो कन्विक्ट या फिर कुछ नहीं हुआ, तब भी जो है उसका जो भी प्रॉपर्टी है, उसका जो है परिसंपत्ति जो भी है, उसको जब्त कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। तो इस पे काफ़ी क्रिटिसिज्म भी किया था सिकुलर लोगों ने, और कुछ लोगों ने कुछ बोला भी था, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे कोई भी हम वो नहीं कर सकते, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, सीधी सी बात है। आप लोग को ये सोचना चाहिए कि अब भारत में, और देखिए भगवान चाहे कभी भी ना हो, कहीं पे भी ना हो, लेकिन अब आप देख रहे हो कोई बॉम्ब ब्लास्ट इस सब की चीज़ नहीं हो रही। इसके पीछे बहुत काम करना पड़ता है, दिन रात नेशनल सिक्योरिटी के लिए लगना पड़ता है। कई लोग जो है इसमें हमारे रोज चले, जिनकी जान भी चली जाती है, हर समय 24 घंटे सातों दिन काम करते हैं। जो भी मेहनत करे उसको आप लोग को जरूर जो है उसको देखना चाहिए। सिर्फ ये देखना चाहिए कि न्यूज़ में क्या बता रहे हैं, न्यूज़ तो बिके हुए हैं कई सारे। ठीक, आप लोग को खुद अपना विवेक की तरीके, आप लोग एस्पिरेंट्स हैं सिविल सर्विसेज के, तो आप लोग को ये देखना चाहिए कि क्या एनालिसिस करना आना चाहिए, क्या कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, व्हाट्सएप से क्या फैलाया जा रहा है, वो सब मतलब नहीं है। आपकी अपना विवेक होना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, इसको जानना। तभी मैं कह रहा हूँ ऑफिशियल वेबसाइट से जाओ, सारी चीज़ें देखो, डीपली समझो। ठीक, तो ये वाली बात है। और इसमें ऑफिसर जो है कौन इन्वेस्टिगेट कर सकता है, जो कि इंस्पेक्टर या उसके ऊपर का हो रैंक का। ठीक, साथ ही साथ इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर सपरेशन ऑफ एक्ट ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म जो है 2005 वाला, इसको भी भारत ने इसी यूएपीए के जो संशोधन किया 2019 में, उसके सेकेंड शेड्यूल में ऐड कर लिया है। ठीक, अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन है, इसकी वेबसाइट खोलो, इसको मतलब सर्च करो आप, और इसमें बताओ कि क्या इंडिया मेंबर है कि एसोसिएट में, फुल मेंबर है कि एसोसिएट मेंबर है कि ऑब्जर्वर स्टेटस है। चेक करो उनकी वेबसाइट पे जाओ। इसलिए मैं आप लोग को एक मतलब एक्सरसाइज करना चाहता हूँ कि आप लोग जाएं वहाँ पे वेबसाइट पे देखें। अच्छा, आप देखो येलो ग्रब जो है यूरोपियन यूनियन में, बहुत ही गंदा सा यार ये टॉपिक है, बट है। अब ये पहला ये बन गया है, भोजन बन गया, कीट भोजन, इंसेक्ट भोजन बन गया है पहला येलो ग्रब, और यूरोपियन यूनियन में हुआ है। ये आपका कंटेक्स्ट है। मील वॉर्म नाम है, हालांकि ये मील वॉर्म है नहीं, ये आपका लार्वा होता है। ठीक, लार्वा होता है, बीटल लार्वा है शायद, एक सेकंड अभी इसका आगे देखते हैं। हाँ, बीटल लार्वा है। ठीक,
और ये मीलवॉर्म नाम से पास्ता वास्ता में पड़ा हुआ होगा। इसको सुनते हुए आप प्लीज़, आप लोग को अगर घिनप्पन आ रहा हो तो कोई बात नहीं, बट ये न्यूज़ में है, इसको देख लेते हैं। यूरोपियन फूड स्टेट एजेंसी ने इसको कहा है येलो ग्रब को जो है हम यूज़ करेंगे करी वरी बनाने में, बिस्किट पास्ता सब में, कुछ भी खा मत लेना वहाँ जाके, ठीक। अपना दाल चावल लपेट के जाओ। अपना व्हील वॉर्म की तरह है एक्चुअली, ये बीटल लार्वा है रादर देन वॉर्म्स नहीं है। अभी आपकी फ़ोटो दिखाएंगे तो आपको पता चले क्या है। पेट, पहले ये पेट फूड इंग्रेडिएंट था, मतलब वहाँ कुत्ता बिल्ली सब खाते थे, अब जो है इंसानियों के लिए भी इन्होंने अलाउ कर दिया है। ये बहुत ही प्रोटीन में रिच होता है, और फैट में भी, और फाइबर में भी, और ये कीड़ा आप खा के बिल्कुल बिल्कुल लबालब भर जाएंगे, ठीक। इसके बाद क्या है, लाइक ऑल होलो मेटाबॉलिक इंसेक्ट, ठीक। इसको ऐसे ही याद कर लेना, होलो मेटाबॉलिक इंसेक्ट जो है, इसकी भी लाइफ स्टेज के 4 पार्ट होते हैं, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। जैसे कि आपका वो होता है ना बटरफ्लाई, वो भी ऐसे ही होता है, लेग एग, लेग नहीं एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ये जरूरी था यहाँ बताना, इसलिए बता दिया। अच्छा, जो मतलब ये लार्वा होता है ये साइज में बड़ा होता है, जो एडल्ट होता है साइज में छोटा होता है। थोड़ा अजीब सा लगा मुझे, बट है यही चीज़। और ये पहला इंसेक्ट है जिसको नोवल फूड रेगुलेशन के अंतर्गत कई सारे मतलब इसको लाया गया है, यूरोपियन एजेंसी लेके आया। ये है उसकी शक्ल, देखिए, हटाओ इसे, ठीक है। अब देखो, अब आगे जो है जो लोग पीडीएफ जिनको पेड ग्रुप मिलेगी वो आराम से देख सकते हैं घंटों भर। फिलहाल मैंने इसको हटा दिया। देखिए, मिलेट्स या फिर ज्वार जो है, इसको जो है आपका एपेडा, ठीक। अभी इसके बारे में बताऊंगा, एक कंटेक्स्ट पहले समझ लीजिए। एग्रीकल्चर प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब एक एक वर्ड को समझो, एग्रीकल्चर भी है, प्रोसेस्ड भी है, मिलिट्री जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग वाला आ गया, फूड प्रोडक्ट्स है, एक्सपोर्ट करेगा, डेवलपमेंट करेगा, और ये एक अथॉरिटी है। तो आप लोग के मन में आना चाहिए कि भैया ये कौन सी, क्या स्टैट्यूटरी है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो आपका एक्सपोर्ट हो रहा है तो देखो किस मिनिस्ट्री में आएगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री में आएगा। देखो ऐसे ये वहाँ पे आप लोग को जब एलिमिनेट करने के लिए पूछेगा या जानने क्वेश्चन आएगा, तो आप इसी तरीके से करोगे। अच्छा, एक्सपोर्ट है तो कॉमर्स मिनिस्ट्री में होगा, एक्सपोर्ट है तो आप ये कंज्यूमर मिनिस्ट्री में तो नहीं हो सकता ना, तो समझ लेना मेरी बात। तो ये चीज़ है, लेकिन इसको आपको क्रॉस चेक करना जरूरी है, कहीं एक्सेप्शन होगा तो वहीं पूछेगा वहाँ पे, ठीक। जैसे कि आपका वो जो फ्री एलपीजी वाली स्कीम, सोशल स्कीम जो है किसकी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की है। तो ये वाली बात है। और उज्ज्वला योजना ऐसे है ना, उज्ज्वला योजना, उसके नाम से पता तो ना चल रहा है क्या चीज़ है। अच्छा, ये एक्सपो एपेडा ने आंध्र प्रदेश ड्रॉट मिटिगेशन प्रोजेक्ट के साथ मिलकर एक एक्सट्रीमली एडेड प्रोजेक्ट है, एक्सटर्नली एग्जिट सॉरी, आईएफएडी की, ठीक। आईएफएडी इसके बारे में मैंने अभी नीचे लिख रखा, उसको बताऊंगा। उसके साथ मिलकर इन्होंने वर्चुअल बायर सेलर मीट किया और मिलेट्स को एक्सपोर्टर और एफपीओ ऑफ मिलेट फॉर एस्टेब्लिशिंग मार्केटिंग लिंकेजेस, मतलब मिलेट का एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ाना है, सीधी सी बात है। और उसके लिए कई सारी एपेडा, आंध्र प्रदेश, आईएफएडी और ये सब लोग मिल गए और इन्होंने आगे इसको बढ़ाया। आप समझो, एफपीओ क्या है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है। इसको SFAC यानी कि स्मॉल फार्मर्स एग्रीकल्चर कंसोर्टियम, ये इसको बढ़ावा दे रही है। इसमें क्या होता है, लघु सीमांत और भूमिहीन यानी कि स्मॉल मार्जिनल और लैंडलेस जो लेबर जो फार्मर्स हैं, उन लोगों का जो है संगठन बनता है, इनकी आवाज़ बढ़ती है। क्यों? क्योंकि लघु और सीमांत तो अच्छा 86% के करीब आसपास हैं, तो ये लोग एक की आवाज़ तो ज़्यादा है नहीं, तो कई लोग मिल के बना लो, और फिर मतलब ये इनकी आवाज़ बढ़ेगी तो आपको चाहे लोन लेना हो, चाहे आपको कोई पेस्टिसाइड लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो सब में आपको फ़ायदा मिलेगा। ये वाली चीज़ है, गवर्नमेंट भी इसको बढ़ा रहा है, ठीक। मिलेट क्या होते हैं? ये मिलेट जो है कई सारी चीज़ें बताई हैं, ज्वार, बाजरा, रागी, छोटा ज्वार, कंगनी, प्रोसो मिलेट, और ये सब मिलेट है। इसका पौष्टिक महत्व तो बहुत ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ बताना कि मिलेट जो है, इन जितने बताए मैंने, कौन सा वो मिलेट है जिसको एमएसपी दी जाती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, ये वाली चीज़ है। और ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, ये चीज़ हो गई। आपका ये क्या है, इंक्रीजिंग एक्सपोर्ट ऑफ मिलेट एंड मिलेट प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट मिलेट सेक्टर, एक न्यूट्री सीरियल भी है। और अपेडा इसके लिए जो है क्या कर रहा है, क्लोजली इंटरेक्ट कर रहा है किसके साथ में, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर ऑफ मिलेट रिसर्च का, ठीक। इसके साथ मिलकर मिलेट और मिलेट के प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने की बात हो रही है। ये वाली जो रिसर्च है आपकी आईसीएआर के अंतर्गत है। आईसीएआर को भी पढ़ लेना, इंस्टीट्यूशन वाला, इसके अबाउट को जाके वेबसाइट को आप लोग जरूर इसको देखिए, ठीक। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च जो है ये 1958 में आया, और ये किसका हिस्सा था, फिर कॉम का, इंटेंसिफाइड रिसर्च ऑन कॉटन ऑयल सीड मिलेट था।
और ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। बेसिक और स्ट्रेटजिक रिसर्च करता है किस पे, सोरगम और अदर मिलेट्स पे। राजेंद्र नगर हैदराबाद जो है आपका तेलंगाना का है। और ये आईसीएआर के अंतर्गत काम करता है। अब देखिए ये एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ठीक, ये क्या करता है कि आपका ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंटरनेशनल लेवल का, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, समझना, ठीक। और ये पॉवर्टी और हंगर यानी कि एसडीजी के पहले और दूसरे गोल के लिए काम करता है, लेकिन कहाँ, रूरल एरियाज में, और वो भी कहाँ, डेवलपिंग विकासशील कंट्रीज में। इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली में। यूनाइटेड नेशन इसका ऑर्गेनाइजेशन है। हो सकता है इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले तो आप तो कर लोगे ना यार, ठीक। अच्छा देखो, रिजर्व बैंक ने डिजिटल लेंडिंग पर एक कार्यदल बनाया। क्या हो रहा है, क्यों बनाया है, ये मतलब कंटेक्स्ट है आपका, समझ लो। अभी इसके कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। अच्छा, जो ये वर्किंग दल बनाया है, इसके जो चेयरमैन है वो कौन से हैं, जयंत कुमार दास हैं, दैश हैं या दास है। ये आपके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के। एक चीज़ समझना, अब जैसे आप लोग पास कई लोग के आते होंगे कि भैया आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करो, हम आपको जो है लोन देंगे। अब ये लोन जो है काफ़ी जो है फ्रॉड कर रहे हैं। कई लोगों की डिटेल ले लेंगे, पैसा नहीं देंगे, या फिर पैसा दे देंगे तो उनकी डिटेल पीछे से ले लेंगे, फिर उसको बेच देंगे। या फिर हो सकता है कि उस समय पैसे ना हो तो बाद में रखे रहें, या फिर इधर उधर काफ़ी फ्रॉड चल रहा है। तो आरबीआई ने एक कदम उठाया है डिजिटल लेंडिंग पर। और इन्होंने ये कहा है कि एनबीएफसी, कई सारी चीज़ें बताई हैं कि एनबीएफसी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं या फिर जो बैंक्स हैं, कोई भी डिजिटल लेंडिंग दे रहा है तो आप लोगों को जो है उपभोक्ताओं को अवेयरनेस होनी चाहिए। और साथ ही साथ उनको जो उपभोक्ताओं को जो है लोन की आपको तुरंत कॉपी देना चाहिए। आपको ये बताना चाहिए कि आप किस एनबीएफसी या फिर बैंक के थ्रू करा रहे हो। पारदर्शिता आनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ों पे कौन बताएंगे, जयंत कुमार दास जी के अंतर्गत जो वर्किंग ग्रुप बनाया गया है वो बताएंगे। कई सारे एनबीएफसी या फिर जो बैंक है उन्होंने क्या किया है कि आउटसोर्स कर दिया है, थर्ड पार्टी को दे दिया कि भैया तुम डिजिटल लेंडिंग कराओ, और हमारे पास टारगेट है, तुमको दे रहे हैं कि भैया 100 करके लाओ तो हम पेमेंट करेंगे। इस टाइप से हो रहा है, ठीक। तो आरबीआई ने ये सब चीज़ों को संज्ञान लिया है, देखा है, कॉग्निजेंस लिया है, और अब उस पर काम कर रहा है। यही सब चीज़ इसमें यहाँ बताई गई हैं कि रोल जो है गवर्नमेंट एजेंसीज का बढ़ाना है, इसको लीगल उसके अंतर्गत लेके आना है, स्टैच्यूटरी लिखा हुआ है, किसी वैधानिक परिधि के अंतर्गत लाना। और एक जो है इस वर्किंग ग्रुप का एक ये भी बोल बताएगा ये कि रोबस्ट फेयर प्रैक्टिस कोड भी बनाएगा, ठीक। वही है बेनिफिट क्या है डिजिटल लेंडिंग के, कि भैया बहुत आराम से मिल जाता है, फेयर ट्रांसपेरेंट, ये सब जो है अच्छे से होना चाहिए। फिनटेक लेड मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी इनोवेशन है। कई सारे आप लोगों ने देखे होंगे इधर आ गए हैं, और काफ़ी फ्रॉड भी कर रहे हैं ये लोग। कई करोड़ लोग, आप लोग बताएंगे फिशिंग विशिंग कर लेंगे, तो साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत भी आ सकता है। 6 कमांडेंट मतलब आरबीआई ने बताया है कि ये डिजिटल लैंडिंग होना चाहिए, कि नेम क्या है आपका ये पता होना चाहिए। ये मतलब बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो अपने अपने वेबसाइट पे भी डालें कि भैया ये लोग फला फला जो लोग हैं हमारी तरफ से डिजिटल लैंडिंग कर रहे हैं, ठीक। समझ में आई बात। इसके बाद ये है कि आपका डायरेक्टेड टू डिस्क्लोज द नेम। अच्छा, डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म भी ये बताए कि हम किसके थ्रू कर रहे हैं, एनबीएफसी कौन सा है। उसके बाद ये है कि जो भी जैसे ही आपका लोन हो जाता है वैसे ही आपको जो है एक सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा, इशूड करना पड़ेगा बोरोवर को जिसने लोन लिया है, ऑन द लेटर हेड, किसके, एनबीएफसी या बैंक के लेटर हेड पे आपको सैंक्शन लेटर देना पड़ेगा। कॉपी देनी पड़ेगी लोन की, जो जिसको हो गया है बोरोवर को, सारे जितने भी एक से ज़्यादा है उनको भी देना है। ओवरसाइट एंड मॉनिटरिंग बढ़ानी है एनबीएफसी बैंक्स को, और अवेयरनेस बढ़ानी, जागरूकता होना बहुत जरूरी है, ठीक। ये वाली बात हो गई। फिर देखिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कोई क्या है कि 5 साल हो गए हैं, बस इतना है। 13 जनवरी को लॉन्च हुई थी, ये चीज़ याद रखना, हो सकता है कि वनडे एग्जाम्स में पूछ ले। ये आपकी 2016 से आई थी, 13 जनवरी से। और इंश्योरेंस सर्विस स्कीम है, बीमा है किसका, फसल का, ठीक। और इससे रिलेटेड पहले भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने नोट्स भी आप लोग से लिखवाए थे पेड ग्रुप में, वैसे ही उसी से संबंधित फिर से है। प्रीमियम का बर्डन कम करना है, पूरा सेटलमेंट जल्दी करना है, और पूरी इंश्योर्ड वैल्यू देनी है। और इसमें ये भी है कि भैया रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट के थ्रू होगा, मोबाइल आपका जो है जीआईएस का यूज़ करेंगे, जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन का, ताकि तुरंत जल्दी हो सके। ये वाली बात है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, ठीक। और इसने 2 स्कीम को रिप्लेस किया था, एक था नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, दूसरी मॉडिफाइड एनएआईएस था,
ठीक, इसमें जनरल इंश्योरेंस कंपनी जो है उन्हीं के थ्रू ले सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का है। केसीसी अकाउंट होता है। इसमें केसीसी अकाउंट क्या होता है कि आपकी लैंड होल्डिंग के लिए आपका बुआई करनी है, आपको उसको उसको रखना है, उसके फर्टिलाइजर, उसके पेस्टिसाइड, उसकी कटाई करनी है, और आफ्टर हार्वेस्ट जो एक्सपेंसेस सबके लिए कम ब्याज पे केसीसी, ये क्रेडिट कार्ड है किसान के लिए। तो उनकी ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग जितनी है उस हिसाब से इनको दिया जाता है, और समय समय पे आप जो है उसको अगर कम ब्याज पे अगर जल्दी कर दोगे तो और ब्याज कम पड़ता है। ठीक, तो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम भी है। और एक चीज़ और है इसमें इंपॉर्टेंट, कि आपको मान लीजिए अलॉट है 2 लाख रुपए आपकी लैंड होल्डिंग के अनुसार, ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग के अनुसार, तो आप इसको जो है मान लीजिए 50,000 निकाल लिया। ठीक, तो इसके ऊपर आप लोन नहीं पा सकते हो, बाकी आप कितनी बार भी निकालो करो, इस पर कोई भी लिमिट नहीं है। तो अगर वहाँ यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछे तो कंफ्यूज ना होना बस। ठीक, अब देखो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के लिए प्रीमियम जो है 5 रुपये है। आपका जो है वीट और राइस और ये सॉरी खारिफ और राबी क्रॉप्स के लिए अलग अलग है। आप लोग से मैंने पहले ही पूछा था, आज फिर से पूछ रहा हूँ, आज जवाब तो आप लोग दे के रहोगे। क्रॉस कटिंग एक्सपेरिमेंट होता है, जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे होता है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के थ्रू हो जाता है आसानी से। ठीक, अब देखो अब भारत में क्या है कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का जो है अभी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड मेरा वीडियो एक पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा वीडियो का लिंक, उसको देख लीजिएगा। सारी कैबिनेट कमेटी से रिलेटेड जो है उसमें है। तो उन्होंने क्या किया है कि 48,000 करोड़ रुपए का ये कहा है कि हम आपको पैसे देंगे, किसको, HAL को और इन सबको, कि भैया हमको 83 तेजस लाइट एयरक्राफ्ट चाहिए, किसके लिए, इंडियन एयरफोर्स के लिए चाहिए। ठीक, अब बस सिंपल ये चीज़ है, उसमें 83 में से 73 तो भैया फाइटर हैं, और 10 जो है ट्रेनिंग ट्रेनिंग तो कराओगे ना, सीधे फाइटर बैठा तो क्या होगा, समझ सकते हो आप। तो ये वाली बात है कि इसमें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK-1A जो है, ये इंडिजीनियसली मतलब हमारे यहाँ स्वदेशी रूप से डिज़ाइन DDM हुआ है, डिज़ाइन भी हुआ है, डेवलप भी हुआ है, मैन्युफैक्चर्ड भी हुआ है। और ये मॉडर्न 4+ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, 4+, फिफ्थ नहीं है। यही क्वेश्चन पूछ लेगा, तुम आप लोग बिल्कुल आराम से कर लोगे इसको। ठीक, 4+ है, नो इट इज़ नॉट अ 5th जनरेशन है। तो आप लोग को हो सकता है ये भी पूछ ले कि भैया 4th+ में और 5th में मेजर डिफरेंस क्या है। ठीक, तो ये आप लोग को जरूर इसका एक नोट बनाइए, पेड ग्रुप में आप लोग जरूर इसको शो करिएगा, 5th और 4th वाले के बीच में डिफरेंस क्या है मेनली। ठीक, ये 19, अच्छा इसमें बहुत डिले हुआ है यार, प्रोजेक्ट 1984 चल रहा था, अब जाके हो पाया है, बहुत डिले हुआ है। ठीक, तो MK-1A जो है ये इम्प्रूव वर्जन है MK-1 का, जो जिसको ट्रेनिंग वनिंग के लिए यूज़ करेंगे। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। ठीक, मतलब आपका बेहतर जो है इलेक्ट्रॉनिक युद्धक प्रणाली है, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक स्कैंड एरे है, और रडार है, मतलब अच्छा, और बियॉन्ड विजुअल रेंज की आप मिसाइल विसाइल दाग सकते हो, मिसाइल डाल के, मतलब आपको दिख नहीं रहा, आपको आपने देखा सब कुछ उसमें मॉनिटर में, और उसने सब कैलकुलेट करके बताया कि यहाँ ये फल ये जा रहा है, मार दो इसे। आपको भले नहीं दिख रहा तब भी आप चला दो। नेटवर्क वॉरफेयर सिस्टम है, कंप्राइजिंग सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो, मतलब काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा है। लेकिन ये तेजस में थोड़ा सा ये कही है कि सिंगल इंजन है ये, तो ये थोड़ी सी इसकी वो क्रिटिज्म है। खैर, आपका HAL ने इसको बनाया है, लखनऊ में जो लोग रहते होंगे उनको उन्होंने देखा भी होगा HAL का ऑफिस। लेकिन देखो मैन्युफैक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, मैन्युफैक्चर किया है HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, लेकिन डिज़ाइन किसने किया है, एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने, जिस किसके अंतर्गत, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक, तो अगर वहाँ पे पूछ ले डिजाइन्ड बाई तो HAL मार्क करके मत चले आना, वहाँ पे डिजाइन्ड बाई जो है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने किया है, जो किसके अंतर्गत आता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। ये किसको रिप्लेस कर रहा है, तेजस MiG-21 को कर रहा है, 21 को कर रहा है। कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होगा आपका जो है IAF का, ताकि जो भी मतलब आपकी सर्विसिंग जो भी है डेपो पे ही हो जाए, तो टर्न अराउंड का टाइम कम हो जाएगा, जल्दी हो पाएगी ये सारी चीज़ें। तेजस के कई सारे वेरिएंट हैं, एक तो ट्रेनर है 2 सीटर, एक नेवी वाला है, और आपका दूसरा नेवी वाले का ही जो है एडवांस्ड वर्जन है, और आपका जो है ये MK तेजस MK-1A जो है, जिसके बारे में बात करिए, हाई थ्रस्ट इंजन है ये। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। राफेल और इसके बीच में आप लोग को देखना चाहिए कि क्या क्या इसमें डिफरेंस है। राफेल भी 5th जनरेशन नहीं है जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक बार आप लोग कंफर्म करके बताइएगा। 4th और 5th जनरेशन के बीच में क्या डिफरेंस है जरूर बताइएगा, क्योंकि यूपीएससी कलंतरी आदमी है, वो जरूर पूछ सकता है इस तरीके के क्वेश्चन। तो हम लोग के आगे जो है इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट आ गया है,
कि कौन बनेगा आईएएस से, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे आपको तो क्वेश्चन लगाना ही है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन दिया गया है कि खादी प्राकृतिक पेंट बनाया गया है, और ये जो है इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो नीचे निम्नलिखित दिए गए हैं स्टेटमेंट सही हैं। अब ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाया गया, इसका अबाउट अस वेबसाइट विजिट करिए, जरूर देखिए। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन किस मिनिस्ट्री में आता है, अबाउट अस देखो, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखो, कौन सी स्कीम चला रहा है, स्टैट्यूटरी है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें देखो। क्यों वेट करते रहते हो कि आखिरी में आएगा और पूरी रट डालेंगे और एकदम घोट के पी जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। करंट अफेयर रोज सुबह 6 बजे आ रहा है, आएगा, आता रहेगा। ठीक, आप लोग को क्या करना है, इसके थ्रू जो मैं कर बताता जा रहा हूँ, करंट अफेयर भी तैयार हो रहा है आपका, साथ ही साथ आपका जनरल स्टडीज का भी पूरा पूरा रिवीजन हो रहा है। करंट अफेयर से बढ़िया रिवाइज करने का कोई इससे बढ़िया कोई और तरीका नहीं हो सकता। इसको अपनाइए और रिवाइज करिए, और जब आखिरी में जब फिर से कंपाइल करके आप लोग को दिया जाएगा तो या फिर से पढ़ लेना। अब आखिरी में होता है कि आप लोग पढ़ते हो एकदम से, घोटने की कोशिश करते हो, वहां जाके कंफ्यूज होते हो, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। आधे पॉइंट से तो लोग रह जाते हैं, 0.34 से, क्योंकि 1/3 मार्किंग है। तो देखो पहला इसमें जो यहाँ पे है कि यह खादी और ग्राम उद्योग द्वारा विकसित गाय के गोबर से निर्मित भारत का पहला पेंट है। ठीक, ये मतलब बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। गाँवों पे पहले जो लोग रहते होंगे देखा होगा कि भैया वहाँ पे दीवारें जो है गोबर से लीपते थे। अब क्या है कि खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन ने क्या किया है, पेंट बना दिया है, काउडंग के गोबर से बना दिया गया है पेंट। और इसमें क्या है, ये एंटी फंगल है, एंटी बैक्टीरियल है, इसको लगाओ घर में, और मैं बता रहा हूँ कोई वायरस वगैरह नहीं आ पाएगा। लेकिन अब यहाँ पे इसने वायरस तो लिखा ही नहीं है, तो क्या ये क्वेश्चन मतलब आप लोगों से है? वैसे तो सीधे से पता चल रहा है कि वायरस को नहीं रोक सकता है, फंगल बैक्टीरिया को तो रोक सकता है, और ये पहली बार ऐसा प्रोडक्ट आया है। ठीक, द पेंट इज फ्री फ्रॉम हैवी मेटल्स, इसमें नहीं है। हैवी मेटल्स कौन कौन से होते हैं, लेड, मरकरी, क्रोमियम, आर्सेनिक, कैडमियम, अदर्स। इन हैवी मेटल से कौन सी डिजीजेज होती हैं, इसको जानना जरूरी है। ठीक, और मतलब ये इसमें से देखिए सारे स्टेटमेंट सही हैं। गोबर ओबर वाला पेंट बनाया जा रहा है, इसको जो है ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ही कम पैसे का, और बहुत ही इसमें बदबू नहीं है। ठीक, मतलब गंधहीन है, कोई बदबू नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और देखिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड किने बनाया, अब देखिए जैसे आप लोग को कल बताया था मैंने बीईई, ठीक, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, उसी तरीके से भारत का नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है ये, मतलब मानक बनाता है ये ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। और ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ये कंज्यूमर अफेयर्स के अंतर्गत आता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना, और इको फ्रेंडली और नॉन टॉक्सिक पेंट है ये वाला। ठीक है, आगे अपने अगले क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन वो है कि जो आपका दिमाग को जो है चक्कर गिरनी की तरह नचा देगा। इसमें देखो ज़्यादा अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आप लोग क्या करना है कि उसको छुओ ही मत, निगेटिव मार्किंग। जब पूरा पेपर कर लेना, जिसमें पहली रीडिंग में आपको जो बिल्कुल करेक्ट आते हैं उसको कर लिए, फिर दूसरी रीडिंग में जो दो ऑप्शन एलिमिनेट कर रखे हो आप, और उसमें से आपको पता है कि दो में से कोई एक है, तो उसको ज़रूर करो। उसके बाद जो है थर्ड वाला रीडिंग में क्या करना है कि कोई एक, फिर मतलब ऑप्शन से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर उससे निकालने की कोशिश करो तो फिर मिल जाए। फिर आखिरी में उसके बाद भी टाइम बचे तो फिर इस तरीके के क्वेश्चन करना जिसमें आपको कुछ नहीं पता है। ठीक, हो सकता है कई लोग को इसमें ये अलग क्वेश्चन बताऊँ, मैं खाली वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही मतलब अटपटा सा है, अलग सा है, समझ लो मेरी बात। इसमें क्या है, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस से संबंधित कुछ स्टेटमेंट दिए, उसमें से फॉल्स कौन सा है। अब ये बताइए, देखिए इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन गैस, ठीक, इलेक्ट्रॉन की गैस है जो कि फ्री टू मूव है इन 2 डायमेंशन बट टाइटली कन्फाइंड इन द थर्ड, मतलब थर्ड डायमेंशन में भी ये आ सकता है। द टाइट कन्फाइनमेंट लीड्स टू क्वांटाइज एनर्जी लेवल्स फॉर मोशन इन द थर्ड डायरेक्शन। तो क्वांटाइज एनर्जी लेवल हो जाता है कि इसका मोशन जो होता है थर्ड डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहा है। क्या स्टेटमेंट सही है कि गलत, आप बताइए। ठीक, इसमें एक मेजर चीज़ है बताऊंगा नीचे एक्सप्लेनेशन में। 2DEG जो है ये 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस, ये वैल्यूएबल सिस्टम है फॉर एक्सप्लोरिंग फिजिक्स ऑफ सुपर कंडक्टिविटी, मैग्नेटिज्म एंड देयर कोएग्जिस्टेंस। की सुपर कंडक्टिविटी होती है, मैग्नेटिज्म होता है, तो कैसे है कोएग्जिस्टेंस, कैसे कैसे रखते हैं हम लोग, वाली चीज़ें हैं। साइंटिस्ट जो है आईआईटी कानपुर के लोगों ने क्या इसको बनाया है, नहीं, ये ही बस यहाँ पे गलत है, और इसीलिए थर्ड ऑप्शन होगा क्योंकि वो पूछा गया फॉल्स वाला। नेक्स्ट, साइंटिस्ट एट इंस्टीट्यूट ऑफ नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोहाली वाले ने
इन्होंने बनाया है। अल्ट्रा हाई मोबिलिटी, बहुत ज़्यादा इसके तेज दौड़ता है ये, मतलब मोबाइल है काफ़ी ज़्यादा। और टू डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन गैस बनाया है, ठीक। इसका हम क्या करेंगे, इट हैज़ गिवन राइज टू ऑल टुगेदर न्यू फील्ड ऑफ स्पिन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर स्पिनट्रॉनिक्स। स्पिनट्रॉनिक्स किससे रिलेटेड आया है, 2D से आया है, ठीक। स्पिनट्रॉनिक्स क्या होता है, इंट्रिंसिक स्पिन जो होती है इलेक्ट्रॉन की, ठीक। आप लोगों ने सुना होगा ऐसे आइसोलेशन है होता है, ऐसे घूमता है ऐसे घूमता है, आइसोलेशन जो भी इसकी स्पिन है एंड इट्स एसोसिएटेड, उसकी जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, ठीक, उससे रिलेटेड जो है हम देखना चाहते हैं कि फंडामेंटल इलेक्ट्रिक चार्ज, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस, इससे क्या बन रहा है, बस ये चीज़ है मेन, ठीक। इससे रिलेटेड जो है एक चीज़ और है, राशबा इफेक्ट होता है। सीधे क्वेश्चन वहाँ पे यूपीएससी यही पूछे, क्योंकि आपको वो साइंटिस्ट को नहीं रिक्रूट कर रही है, बल्कि जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को रिक्रूट कर रही है। तो राशबा इफेक्ट पूछेगा तो आप इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड है या फिर से रिलेटेड, बस इतना बता देना, ठीक। तो इस तरीके से आज का हमारा जो है सेशन खत्म होता है। अगर आप लोगों को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और जो है अगर आंसर जरूर देने, क्योंकि जो आंसर देगा वो सिलेक्शन जरूर जरूर लेगा। और इस ये वाली पीडीएफ और गाइडेंस आपको अगर अच्छा लगता है और हमसे आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो यूपीएससी और ईपीएफओ के हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 8564880530 और 9696066089 पे कॉल करके एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का जो है सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।